गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं पायल मित्तल आपका हिंदी कक्षा में स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आज हम कक्षा 6 व्याकरण उद्बोधन के पाठ 6 को पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है शब्द निर्माण। तो आइए बच्चों, पढ़ते हैं पाठ 6 शब्द निर्माण। शब्द निर्माण मुख्यतः निम्नलिखित 3 प्रकार से होता है। उपसर्ग लगाकर शब्द निर्माण, प्रत्यय लगाकर शब्द निर्माण, समास के द्वारा शब्द निर्माण। तो हमने देखा 3 प्रकार से किया जाता है। तो अब इस पाठ के माध्यम से हम यह पढ़ेंगे कि उपसर्ग किस किस प्रकार से लगते हैं, प्रत्यय कहाँ लगता है और समास क्या होते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं उपसर्ग। उपसर्ग को इंग्लिश में प्रीफिक्स कहा जाता है। उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो मूल शब्दों के आरंभ में लगकर नया शब्द बनाते हैं, जैसे अप, आ, अनु उपसर्ग। उदाहरण के तौर पर अ जमा धर्म अधर्म, प्र जमा दान प्रदान, नी जमा डर निडर, बे जमा ईमान बेईमान। तो मूल शब्द से पहले जो लगते हैं उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं, और शब्द में मूल शब्द से पहले लगकर ये शब्द के अर्थ को ही बदल देते हैं। तो आइए बच्चों, इसकी परिभाषा देखते हैं। वे शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं जो किसी मूल शब्द के आरंभ में लगकर उसके अर्थ को परिवर्तन या उत्पन्न कर देते हैं। निम्नलिखित में प्रचलित उपसर्ग अधिकतर संस्कृत से आए हैं और कुछ उपसर्ग अरबी भाषा के हैं। संस्कृत के उपसर्ग कौन से हैं? उपसर्ग आ, अनु, अ, प्रति, प्र, अति, दुर, उत, उप, परा और सा। ये कुछ उपसर्ग हैं। अब इनसे कौन से शब्द बनाए जा सकते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे आ से आगमन, आचरण, आजन, अनु से अनुकरण, अनुरूप, आ से अज्ञान, प्रति से प्रतिकूल, प्रतिध्वनि, प्रतिदिन, प्राउपसर्ग से प्रकार, प्रयोग, प्रयत्न आदि, अति से अत्यधिक, अत्यंत, दुरुपसर्ग से दुर्जन, दुर्गुण, दुर्गम आदि, उत उपसर्ग से उत्थान, उत्कर्ष, उत्तम, उप से उपकार, उपवन, उपयोग, परा उपसर्ग से पराजय, पराधीन, परामर्श। ऐसे ही सा उपसर्ग से सा का अर्थ होता है साथ। तो सा उपसर्ग से क्या बनेगा? सफल, सपरिवार, सक्रिय। संस्कृत शब्दों का उपसर्ग के रूप में प्रयोग। पहले हमने पढ़ा हिंदी का प्रयोग, अब पढ़ेंगे संस्कृत शब्दों का उपसर्ग के रूप में कैसे प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले आता है अंतर। अंतर को करेंगे हम जैसे अंतर्राष्ट्रीय, अंतरात्मा। चिर को चिरायु, चिरकाल, सत सज्जन, सदाचार, पुरा पुरातन, पुरातत्व, स्व स्वयं, स्वतंत्र, स्वदेश आदि। पुनः, पुनः का करेंगे बच्चों पुनर्मिलन, पुनरुत्थान आदि। हिंदी के उपसर्ग सबसे पहले आता है दु। दु मतलब दो, डबल होना अर्थात। तो इसका अर्थ बनेगा दुगुना या दुभाषिया। उपसर्ग से बनेगा कुचाल, कुढंग। भर उपसर्ग से भरपेट, भरमार, भरपूर। अध उपसर्ग से अधपका, अधखिला आदि।
पर उपसर्ग से परलोक, परोपकार, परदेश आदि। ती उपसर्ग से तीन, तिगुना, तिपाई, तिपहिया आदि। तो अब आते हैं अरबी और फारसी के उपसर्ग। खुश, खुश से बनेगा खुशबू, खुशकिस्मत। बे से बेईमान, बेहोश आदि। ला से बनेगा लापरवाह, लावारिस, लापता। गैर उपसर्ग से बनाएंगे गैर हाजिर, गैर कानूनी। हम उपसर्ग से बनाएंगे हमराज, हमजोली, हमदर्द आदि। ना उपसर्ग से बनेगा ना पसंद, ना समझ आदि। सर उपसर्ग से बनेगा सरदार, सरपंच। कम उपसर्ग से कमज़ोर, कमसिन आदि। तो बच्चों दूसरा प्रकार है प्रत्यय। यहाँ तक आपने उपसर्ग पढ़ा, अब आता है प्रत्यय। प्रत्यय क्या होते हैं? प्रत्यय वे शब्दांश हैं जो शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। जैसे पी धातु है और उसमें आस लगा दिया तो बन गया प्यास। मन धातु में न प्रत्यय लगाने पर मनन बनता है। सूख धातु में आ प्रत्यय लगाने पर सूखा बनता है। लिख धातु में ना प्रत्यय लगाने पर लिखना बनता है। और गिन धातु में ती प्रत्यय लगाने पर गिनती बनता है। तो बच्चों कुछ समस्या हो सकती है कि आपको उपसर्ग और प्रत्यय सही से पहचानने में कुछ समस्या आ सकती है। तो हमें इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण देखना है कि हमारी वर्णमाला में उपसर्ग में उ पहले आता है या प्र पहले आता है। उपसर्ग पहले आता है तो वो शब्द के पहले लगते हैं उपसर्ग, और प्र बाद में आता है, इसलिए प्रत्यय को शब्द के बाद में लगाया जाता है। तो बच्चों उपसर्ग और प्रत्यय लगाना अब आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं प्रत्यय के भेद। प्रत्यय के निम्नलिखित दो भेद होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय जो प्रत्यय धातुओं में लगकर संज्ञा और विशेषण शब्दों का निर्माण करते हैं, वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। भाववाचक संज्ञाएं बनाने वाले प्रत्यय। भाववाचक संज्ञाएं हैं पठ, भय और जय। इसमें हम अ प्रत्यय लगाएंगे तो पठ जमा अ क्या बन जाएगा? हलंत लगाने से आधा है, और अगर हमने अ स्वर लगा दिया तो पूरा पठ बन जाता है। ई प्रत्यय लगाएंगे तो कृषि बन जाएगा। बड़ी ई का लगाएंगे प्रत्यय तो चुटकी बनेगा। ती प्रत्यय से गिनती, आस प्रत्यय से प्यास, आवा प्रत्यय से दिखावा, ना प्रत्यय से रहन सहन, कार प्रत्यय से अंगीकार, अन प्रत्यय से जलन। इसी प्रकार क्रिया से कैसे बनाए जाते हैं? क्रिया और विशेषण से प्रत्यय बनाने की विधि। अन प्रत्यय से पावन, अक प्रत्यय से पाठक। धातु है हमारी पौ, और पौ में हमने अन प्रत्यय लगा दिया तो बन जाता है पावन। इसी प्रकार अक प्रत्यय लगाने से पाठक, ता प्रत्यय लगाने से नेता, हार लगाने से होनहार, दार प्रत्यय से लेनदार, एरा से लुटेरा, ऊ से चालू, आलू से कृपालु, अनिय से पूजनीय, उक से भिक्षुक और आक से तैराक, आका से लड़ाका, इया से घटिया। तो अब आते हैं बच्चों करणवाचक कर्तरी प्रत्यय पर। आ प्रत्यय से पूजा, अना से वेदना, न से बेलन, नी से फिरकनी, ई से रेती। क्रिया का कर्म बनाने वाले कृत प्रत्यय। जैसे प्रत्यय है ना, अगर हम उसे खा धातु में लगाते हैं तो बन जाता है खाना। नी प्रत्यय में सूंग धातु में अगर हम नी प्रत्यय लगाते हैं तो बनता है सूंघनी, चटनी। चट में लगाएंगे तो चटनी। क्रिया के योग्य बनाने वाले प्रत्यय। जैसे
गा धातु है उसमें हमने या प्रत्यय लगाया तो बन गया गाए। दा धातु में या प्रत्यय लगाएंगे तो दे। कर्म धातु में या प्रत्यय लगाएंगे तो कार्य। इसी प्रकार गोप धातु में अगर हम अन्य प्रत्यय लगाते हैं तो बनता है पूजनीय। गोप धातु में अन्य प्रत्यय लगाएंगे तो गोपनीय। क्रिया के होने के स्थान का बोध कराने वाले प्रत्यय कलकतिया, पंजाबी, मद्रासी आदि होते हैं। दूसरा भाग आता है तद्धित प्रत्यय। वे शब्दांश जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों के पीछे लगकर नए शब्दों की रचना करते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। इन प्रत्ययों के योग से जो नए शब्द बनते हैं उन्हें तद्धितांत कहते हैं। संज्ञा से कर्तृवाचक संज्ञाएं बनाने वाले प्रत्यय। संज्ञा है बच्चा, उसमें पन लगाएंगे अगर हम तो बनेगा बचपन। संज्ञा है चित्र, चित्र में कार लगाएंगे तो नया शब्द बनेगा चित्रकार। बाजी संज्ञा में यदि हम गर लगाते हैं, गर प्रत्यय, तो बनता है बाजीगर। काम संज्ञा में एरा लगाते हैं तो शब्द बनता है कमेरा। सांप में एरा लगाएंगे तो सपेरा। लूट में एरा लगाएंगे तो लुटेरा। तेल संज्ञा में यदि हम ई प्रत्यय लगाते हैं तो बनता है तेली। मोच में ई प्रत्यय लगाते हैं तो मोची। ऐसे ही सोना, सोना संज्ञा शब्द है, उसमें आर लगाते हैं तो सुनार बनता है। ऐसी कुंभ, कुंभ में आर प्रत्यय लगाते हैं तो कुम्हार बनता है। इसी प्रकार खा भाग में भाववाचक संज्ञाएं बनाने वाले प्रत्यय दिए गए हैं। जैसे बुरा शब्द में आई लगाने से बुराई बनता है। खुश शब्द में ई लगाने से खुशी बनता है। रंग शब्द में ता प्रत्यय लगाने से रंगत बनता है। बूढ़ा शब्द में आपा लगाने से बुढ़ापा बन जाता है। काला शब्द में पन लगाने से कालापन होता है। और सुंदर शब्द में ता लगाने से सुंदरता बन जाता है। इसी प्रकार बच्चों तीसरा भाग आता है संज्ञा से विशेषण बनाने वाले प्रत्यय। जैसे यदि हमारे पास गति शब्द है और हमने उसमें वान प्रत्यय लगा दिया तो बनेगा गतिवान। ऊन शब्द में ई प्रत्यय लगाने पर ऊनी। जहर शब्द में ईला लगाने पर जहरीला। अक शब्द में अला प्रत्यय लगाने पर अकेला। भूख शब्द में आ प्रत्यय लगाने पर भूखा। माया शब्द में वी प्रत्यय लगाने पर मायावी। रोज शब्द में आना लगाने पर रोजाना। और रंग शब्द में इन लगाने पर रंगीन बन जाता है। इसी प्रकार स्त्रीलिंग बनाने वाले प्रत्यय को देखेंगे। जैसे हमें पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने होते हैं तो हम उसमें क्या चीज का योग करते हैं जिससे कि वो स्त्रीलिंग बन जाता है। लाला शब्द है, उसमें आइन लगाएंगे तो बनेगा ललाइन। शेर में नी लगाने पर शेरनी। पुजारी में इन लगाने पर पुजारिन और मात्रा छोटी की बन जाती है। ऐसे धोबी में इन लगाएंगे तो धोबिन बन जाएगा लेकिन मात्रा छोटी की हो जाएगी। नौकर में आनी लगाने पर नौकरानी। जेठ में आनी लगाने पर जेठानी। इसी प्रकार अब आता है क्रिया विशेषण बनाने वाले प्रत्यय। जैसे एक शब्द है, एक में त्र लगाया तो क्या बन गया एकत्र। विशेष में तया लगाएंगे तो विशेषतया। विशेषण से विशेषण बनाने वाले प्रत्यय किस प्रकार बनते हैं देखते हैं। कठोर में तर लगाएंगे तो कठोरता। कठोर अपने आप में विशेषण है बच्चों, लेकिन हमने उसमें तर लगा दिया तो और भी ज़्यादा विशेष बन गया, कठोर तर बन गया वो। ऐसे ही उच्च धातु में उच्च विशेषण में यदि हम तम लगाते हैं तो उच्चतम बन जाता है। तो बच्चों आगे आता है इसमें, अभी हमने प्रत्यय पढ़े।
वे आगत प्रत्यय वे प्रत्यय हैं जो विदेशी भाषाओं के कारण हमारी भाषा में आ गए हैं। जैसे देशज शब्द, विदेशी शब्द पढ़े थे ना आपने, ऐसे ही कुछ प्रत्यय भी होते हैं। जैसे मूल शब्द रोज है और रोज में हमने आना प्रत्यय लगाया तो बनेगा रोजाना। सफ़ेद में ई लगाते हैं तो सफ़ेदी, हैवान में ईयत लगा देते हैं तो हैवानियत, सौदा में गर लगाएंगे तो सौदागर, सादा में गी लगाएंगे तो सादगी, खौफ में नाक लगाएंगे तो खौफनाक, धोखा में बाज लगाएंगे तो धोखेबाज, गाड़ी में वान प्रत्यय लगाते हैं तो गाड़ीवान, और चमक में दार लगाते हैं तो चमकदार। तो बच्चों हमने उपसर्ग और प्रत्यय यहाँ पर भली प्रकार पढ़ लिए हैं। अब तीसरा प्रकार आता है समास। अब हम समास पढ़ेंगे। समास शब्दों को छोटा करने की क्रिया होती है। समास में अनेक पदों का मेल किया जाता है। जैसे भाई और बहन खेल रहे हैं, मंत्रियों के प्रधान ने मेट्रो रेल का उद्घाटन किया, महान है जो राजा ने गरीबों को दान दिया, प्रत्येक नागरिक के दिल में देश के लिए भक्ति होनी चाहिए, घोड़े पर सवार व्यक्ति गिर गया। तो यहाँ पर इन्होंने कुछ शब्दों को रेखांकित किया हुआ है। अब हम उस रेखांकित शब्द को इतना बड़ा ना लिख के उसे थोड़े से छोटे रूप में लिख सकते हैं और उसी विधि को हम समास कहते हैं, परंतु उसके लिए हमें कुछ नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। जैसे सबसे पहले में हम बनाएंगे भाई और बहन खेल रहे हैं। यदि हम इसका और हटाकर बीच में एक रेखा डाल देते हैं तो बन जाता है भाई बहन खेल रहे हैं। दूसरा आता है मंत्रियों के प्रधान ने मेट्रो रेल का उद्घाटन किया। तो मंत्रियों का प्रधान कौन है बच्चों? प्रधानमंत्री। एक शब्द मिल गया हमें, तो हमने लिखा प्रधानमंत्री ने मेट्रो रेल का उद्घाटन किया। थर्ड इज महान है जो राजा ने गरीबों को दान दिया। अब ये इतना बड़ा शब्द नहीं लिखना, हमें इसको छोटा करना है। तो महान है जो राजा को क्या कहते हैं? महाराजा। महाराजा ने गरीबों को दान दिया। फोर्थ, प्रत्येक नागरिक के दिल में देश के लिए भक्ति होनी चाहिए। तो यहाँ पर अंडरलाइन किया है देश के लिए भक्ति, तो उसको क्या कहते हैं? देशभक्ति। तो लिखेंगे हम प्रत्येक नागरिक के दिल में देशभक्ति होनी चाहिए। फिफ्थ, घोड़े पर सवार व्यक्ति गिर गया। घोड़े पर सवार व्यक्ति का एक शब्द होता है घुड़सवार, तो लिखेंगे घुड़सवार गिर गया। इन वाक्यों में रेखांकित शब्द सामसिक पद कहलाते हैं। इस प्रकार परस्पर संबंध रखने वाले शब्दों के मेल की प्रक्रिया ही समास कहलाती है। अतः समास द्वारा अनेक पदों के मेल से एक नया शब्द बनाया जाता है। इस प्रकार समास प्रक्रिया से बने हुए शब्दों को समास पद भी कहा जाता है और सामसिक पदों को अलग करने की प्रक्रिया समास विग्रह कहलाती है। अब आते हैं बच्चों समास के भेद। समास के निम्नलिखित भेद कितने होते हैं? 4। अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास और द्वंद्व समास। अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास में पूर्व पद अर्थात पहला पद अव्यय होता है तथा समस्त पद वाक्य में क्रिया विशेषण का काम करते हैं। जैसे पहला वाला जो लिखेंगे वो पूर्व पद कहलाता है प्लस से पहले, और बाद में जो होता है वो उत्तर पद कहलाता है। आमरण, आमरण आ प्लस मरण अर्थात मरने तक। आजीवन आ प्लस जीवन। प्रतिवर्ष प्रति प्लस वर्ष। निडर नी प्लस डर। रातों रात रात प्लस रात। कानो कान कान प्लस कान। आजन आ प्लस जन्म। बीचों बीच बीच प्लस बीच। और यथाविधि यथा जमा विधि। तो हमें क्या याद रखना है?
अव्ययीभाव समास के साथ कभी भी विभक्ति चिन्ह नहीं लगाते। दूसरा आता है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास का उत्तर पद मतलब बाद वाला, दूसरा पद प्रधान होता है। अव्ययीभाव में पहला पद प्रधान था, परंतु तत्पुरुष में दूसरा पद प्रधान होता है। और जब सामसिक पद बनाया जाता है तो दो शब्दों के मध्य कारकीय चिन्ह का, के, की, पर, के लिए का लोप हो जाता है। जैसे यश को प्राप्त अर्थात यश प्राप्त। कारकीय चिन्हों के आधार पर ही तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। पहला कर्म तत्पुरुष, स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, देशकर, देश को गया हुआ, यश प्राप्त, यश को प्राप्त। अर्थात इसमें से जब हम विग्रह करेंगे तो कारक लगाएंगे और जब समस्त पद बनाएंगे तो कारक का लोप हो जाएगा। दूसरा आता है करण तत्पुरुष। मन चाहा, मन से चाहा, मन माना, मन से माना। इसमें भी करण कारक की विभक्ति से का लोप हो गया है। थर्ड है संप्रदान तत्पुरुष। हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री, रसोई घर, रसोई के लिए घर। फोर्थ आता है अपादान तत्पुरुष। भयभीत, भय से भीत अर्थात डरा हुआ। कामचोर, काम से जी चुराने वाला। देश निकाला, देश से निकाला। 5 आता है संबंध तत्पुरुष। राजपुत्र अर्थात राजा का पुत्र, सेनापति, सेना का पति, बैलगाड़ी, बैलों की गाड़ी। और 6 आता है अधिकरण तत्पुरुष। वनवास, वन में वास, दानवीर, दान में वीर, आप बीती, आप पर बीती। इस प्रकार विग्रह में जो कारक का प्रयोग किया जाता है वो समस्त पद बनाते हुए उनका हम लोप कर देते हैं। अब आते हैं तत्पुरुष समास के भेद। तत्पुरुष समास के 2 उपभेद होते हैं, कर्मधारय तत्पुरुष और द्विगु तत्पुरुष। कर्मधारय समास, जिस समस्त पद पूर्व पद तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष्य या उपमान उपमेय का संबंध हो वह कर्मधारय समास कहलाता है। इसमें उत्तर पद यानी दूसरा पद प्रधान होता है, सेकेंडरी जिसे बोलते हैं। विशेषण और विशेष्य का संबंध, जैसे महाराजा, महान है जो राजा, नीलगाय, नीली है जो गाय। तो विशेषता किसकी बता रहे हैं? गाय की। गाय क्या है? उत्तर पद है और उसकी विशेषता बताई जा रही है। नीलकमल, नीला है जो कमल, काली मिर्च, काली है जो मिर्च। इसी प्रकार उपमेय और उपमान का संबंध दिखाया जाता है। चंद्रमुख, चंद्रमा जैसा मुख। कमल नयन, कमल के समान नयन। विद्याधन, विद्या रूपी धन। इसमें दोनों का संबंध होता है, पूर्व पद और उत्तर पद, इसीलिए दोनों की ही मुख्यता दिखाई जाती है। दूसरा भाग आता है द्विगु समास। द्विगु समास, जैसा कि इसको पहचानने के लिए सबसे आसान तरीका है कि ये इसका पहला जो अक्षर है वो गिनती से शुरू होता है। जिस सामसिक पद का पूर्व पद या पहला पद संख्यावाचक होता है उसे द्विगु समास कहा जाता है। जैसे सप्ताह, 7 दिनों का समूह। नवरात्र, 9 रात्रियों का समूह। नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह। नवरत्न, 9 रत्नों का समूह। थर्ड आता है बहुब्रीहि समास। इस समास का कोई भी पद प्रधान नहीं होता, अपितु इसमें समस्त पद अपने शब्दार्थ को छोड़कर सांकेतिक अर्थ को प्रकट करते हैं। जैसे नीलकंठ, नीला कंठ है जिसका। इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हम किसी तीसरे को बताएंगे, अर्थात किसको कहा जाता है नीलकंठ? शिव को। पंचवटी, 5 वृक्ष हैं जहाँ पर। चक्रधर,
चक्र को धारण करने वाला अर्थात कौन है? विष्णु। घनश्याम, घन के समान श्याम है जो, घन कहते हैं बादल को, घन के समान श्याम है जो अर्थात कृष्ण। पीतांबर, पीले हैं वस्त्र जिसके अर्थात विष्णु। इस प्रकार हम चौथे समास को पढ़ेंगे, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में जिस समास के दोनों पद समान महत्व रखते हों अर्थात दोनों ही पद प्रधान हो, वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। इनका समास विग्रह करते समय दोनों पद और, तथा, अथवा आदि योजक शब्दों से जुड़े होते हैं। जैसे देश विदेश कहा, लेकिन जब हम इसका विग्रह करेंगे तो लिखेंगे देश और विदेश। लाभ हानि तो आएगा लाभ या हानि। रात दिन, रात और दिन। चाय कॉफ़ी, चाय या कॉफ़ी। सुख दुख, सुख और दुख। तो इस प्रकार बच्चों हमने क्या क्या पढ़ लिया शब्द निर्माण में? उपसर्ग, प्रत्यय और समास, यहाँ पर हमने पूरी तरह समझ लिए। आशा करती हूँ आपको अच्छी प्रकार समझ में आ गया होगा। आप इसका अभ्यास करेंगे और इसको अच्छे से पढ़कर हम इसके अभ्यास कार्य अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।